नमस्कार दोस्तों, म्यांमार के अंदर रेबल ग्रुप में से एक अरक्कन आर्मी द्वारा बुथीदुआंग को कैप्चर कर लिया गया है। यानी कि म्यांमार की आर्मी ने एक और इंपॉर्टेंट शहर से अपने आप को सरेंडर कर दिया है। पहले बात करते हैं बुथीदुआंग के बारे में। देखो, बुथीदुआंग जो है वो रखीन प्रोविंस के सितवे राजधानी से लगभग 90 किलोमीटर दूर रीजन देखने को मिलता है। और इसकी खास बात यह है कि ये म्यांमार का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट शहर है जहां से एक बड़ा व्यापार होता है। अब ये इंपॉर्टेंट शहर रेबल ग्रुप अरक्कन आर्मी के पास पहुंच चुका है, जिसके बाद वापस से वो डाउट उभर के आ रहा है कि जो लगातार सरेंडर किया जा रहा है म्यांमार की आर्मी द्वारा रेबल ग्रुप के सामने, तो ऐसी कंडीशन में क्या म्यांमार के भी दो टुकड़े हो जाएंगे? इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरीके से रेबल ग्रुप म्यांमार की आर्मी को हरा दे रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है, उस चीज के ऊपर ही बात की जाएगी। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, दोस्तों आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से सबसे कम रेट में और सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स के अंदर पढ़ना है, तो भी आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पर से ये सारे टॉपर्स जो हैं वो निकले हुए हैं। और आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं, ये हमारे गाइडेंस प्रोग्राम के, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के या टेस्ट सीरीज लिए हुए बच्चे नहीं हैं, बल्कि डायरेक्टली हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आप भी अपना नाम यहाँ देखना चाहते हो तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्लीट कंप्रेहेंसिव तैयारी कराई जाएगी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की, सीसेट, एसे राइटिंग, 360 डिग्री करंट अफेयर, सेक्शनल टेस्ट, जीएस का कंप्लीट कवरेज, एजुकेटर द्वारा इंटरेक्टिव क्लासेस, वन-ऑन-वन मेंटरशिप और इवन स्टडी मटेरियल। ये सब कुछ आप लोगों को एक ही कोर्स के अंदर प्राप्त होगा। इसके बाद में आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल से अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर हुआ क्या। देखो, ये म्यांमार हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यह है रखीन प्रोविंस सितवे, और यहां पर आप भारत को देखोगे। अब ये म्यांमार के अंदर क्या था कि पहले मिलिट्री रूल ही हुआ करता था। बहुत प्रोटेस्ट हुए डेमोक्रेसी को लेके म्यांमार में, जिसके बाद आखिरी में मिलिट्री सरकार ने एक लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाई। मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बनी, पर एक्चुअल पावर किसी के पास में थी तो मिलिट्री के पास में थी। 2008 में इस तरीके से हुआ, धीरे धीरे करके मिलिट्री के हाथ से पावर जाने लगी और बहुमत जो है वो दूसरी पार्टियों के पास में आने लगी। एक इलेक्शन दूसरी पार्टी जीती, 2015 वाला, फिर 2021 वाला भी चुनाव जो है वो दूसरी पार्टियों ने जीता। जब दूसरी पार्टी ने ये चुनाव जीता तो फिर वहां की आर्मी को लगा कि अरे ये तो हमारे हाथ से पावर जाती ही जा रही है। जिसके बाद में जस्ट आंग सू की, जो इस चुनाव को जीती थी, वो उस समय शपथ लेने ही जा रही थी और उसी समय पर आर्मी द्वारा मिलिट्री कू कर दिया जाता है और म्यांमार में सेटअप होती है हुंटा गवर्नमेंट। हालांकि हुंटा गवर्नमेंट की स्पेलिंग JUNTA है, पर उसे प्रोनाउंस किया जाता है हुंटा गवर्नमेंट। अब ये जो हुंटा गवर्नमेंट आती है, मिलिट्री कू होता है। ये मिलिट्री कू होता है डेमोक्रेसी को हटा के। अब इसके दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे लोगों ने खूब लड़ झगड़ के आर्मी से डेमोक्रेसी को प्राप्त किया था। अब धीरे धीरे करके उनको आजादी प्राप्त हो रही थी, लोग खुश थे, और उसी बीच में अचानक से उनके हाथ से डेमोक्रेसी चल जाएगी तो विरोध तो करेंगे। उनके द्वारा जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली जिस गवर्नमेंट को उन्होंने सिलेक्ट किया वो लीडर पॉपुलर था। उस पॉपुलर लीडर को अगर जेल में डाल दिया जाएगा तो उसके सपोर्टर रोड पे उतर आएंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, और वही चीज म्यांमार के अंदर होने लगी। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर कई सारी कंट्री, खास रूप से वेस्टर्न कंट्री, प्रोपोनेंट है डेमोक्रेसी की। मतलब वो चाहती हैं कि लोकतंत्र रहे। हालांकि लोकतंत्र में भी खुद में कई सारे इशू हैं, पर वो बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं डेमोक्रेसी के। और जब डेमोक्रेसी को हटाकर मिलिट्री गवर्नमेंट आई तो वेस्टर्न कंट्रियों ने भी इस चीज का विरोध किया। म्यांमार के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा सैंक्शन लगाए गए, म्यांमार को FATF ने ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया, म्यांमार को IMF ने भी सैंक्शन के दायरे में लिया, जिसके बाद डिप्लोमेटिक रूप से म्यांमार जो है वो आइसोलेट होने लगा।
इकोनॉमी जो है वो म्यांमार की हुंटा सरकार की कमजोर पड़ने लगी। जब ये इकोनॉमी कमजोर पड़ रही थी तो उसी समय पर एशियान, जो कि एक बहुत मजबूत देशों का समूह माना जाता है, इस एशियान ग्रुप का पार्ट है म्यांमार। 10 कंट्रियों में से एक पार्ट म्यांमार भी है। एशियान की समिट के अंदर म्यांमार को बुलाया नहीं जाता है, यानी कि एक तरफ तो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया गया, दूसरी तरफ इकोनॉमिकली आइसोलेट किया गया, जिसके कारण से म्यांमार की जो हुंटा गवर्नमेंट है वो कमजोर पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो नेशनल लेवल पे रेबल ग्रुप उभर के आ रहे हैं, जो लोग खुश नहीं है आर्मी की सरकार से, उन्होंने अलग अलग आर्मी जो है वो बनाई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अरक्कन आर्मी देखने को मिलेगी, पीपल डिफेंस फोर्स देखने को मिलेगी, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। ये अलग अलग रीजन में अलग अलग है। इन्होंने हथियार उठा लिए और इन्होंने हथियार उठाकर म्यांमार की आर्मी से लड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में म्यांमार की आर्मी ने काफी सारे रीजन में अपना दबदबा बनाया, जिसके कारण से कई सारे लोग म्यांमार को छोड़ के भारत की तरफ भी आने लगे। पर अब एक बात समझना कि जब म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हुआ तो यहां पर एक तरफ तो है टॉप लीडर्स, जो ऊपर से क्या करते हैं, घोषणा करते हैं ऐसा कर दो वैसा कर दो, पर एक्चुअल में नीचे लड़ाई कौन कर रहा है? सोल्जर्स। अब ये जो सोल्जर्स है ये कहां से आए हैं म्यांमार में? ऑब्वियसली म्यांमार से ही। और जब इन्हें कहा जा रहा है अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठा लो, और ये खुद भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के पक्ष में है, क्योंकि इनको तो बहुत फायदा नहीं हो रहा ना। टॉप ऑफिशियल इनके अगर सरकार में आके बैठ जाएंगे तो उनको क्या बेनिफिट होगा? ऐसी कंडीशन में कई सारी जगहों पर तो सोल्जर्स जो है वो लड़ाई नहीं कर रहे, वो हथियार डाल के चल जा रहे हैं, जिसके कारण से कई सारी जगहों पर रेबल ग्रुप जो है वो कब्जा कर ले रहे हैं। कई सारी जगहों पर ऐसा है कि म्यांमार की हुंटा गवर्नमेंट के पास में इतना फाइनेंस वगैरह है नहीं, जिसकी वजह से उनकी आर्मी भी इतनी मजबूत नहीं रह पा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो रेबल ग्रुप है उनको सीक्रेटली कई सारी कंट्रियों द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट को अब म्यांमार के अंदर रेबल ग्रुप जो है वो कब्जाते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके से हुंटा गवर्नमेंट जो है वो हारती हुई दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि भारत का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखो, भारत जो है ये म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। जब हमारी इतनी बड़ी बॉर्डर म्यांमार के साथ में शेयर होती है और म्यांमार के अंदर अगर इनस्टेबिलिटी होती है तो उसका डायरेक्ट असर भारत के अंदर पड़ता है। जैसे अभी जिस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, जिस रीजन को कब्जाया है अरक्कन आर्मी ने, अरक्कन आर्मी की 2019 से म्यांमार सरकार से इस रीजन को लेकर लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से हजारों लोग म्यांमार से भाग के भारत के अंदर आ गए थे। इवन उसके बाद मिलिट्री कू होने के बाद जब यहां पर इनस्टेबिलिटी उभर के आई, तो इनस्टेबिलिटी एक माइग्रेशन का पुल फैक्टर है, तो कई सारे लोग भारत के अंदर शरणार्थ लेने आने लगे। इवन म्यांमार की जब इकोनॉमी कमजोर होने लगी, जब बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं प्राप्त हुआ व्हाइट इकोनॉमी से, तो म्यांमार ने ब्लैक इकोनॉमी की तरफ मुंह मोड़ा। और म्यांमार के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिला कि म्यांमार ने इस रीजन के अंदर ड्रग्स को उत्पाद करना शुरू कर दिया। अब ड्रग्स जो है वो उसके अंदर आप म्यांमार को देखोगे तो गोल्डन ट्रायंगल में आता है, जिसके कारण से अफगानिस्तान को भी म्यांमार ने पीछे छोड़ दिया, जिसके कारण से म्यांमार से कई सारा ड्रग अब भारत के अंदर भी स्मगल हो रहा है, जिसके कारण से नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर दिक्कत आ रही है। जिसी वजह से भारत सरकार द्वारा स्मार्ट फेंसिंग करने की बात, फ्री मूवमेंट रेजाइम को हटाने की बात की जा रही है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें जो है वो समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई हो तो लेक्चर को लाइक करना, अगर लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे सासिटेन कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन बैच के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर प्रयागराज सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर खोले जा चुके हैं। आप चाहते हो तो विजिट कर सकते हो।